नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश बीच बाजार में। मैं हूं विवेक मित्तल। मार्केट की स्थिति पर नजर डालें तो आज एक अच्छी ओपनिंग देखने के लिए मिल रही है और अगर सेंसेक्स में देखें तो करीब 170 अंक का उछाल देखने के लिए मिल रहा है। वहीं निफ्टी में देखें तो करीब 35 पॉइंट की बढ़त देखने के लिए मिल रही है। सपोर्ट करने वाले इंडिसेस में निफ्टी बैंक है जहां पर कि करीब 81 पॉइंट की बढ़त देखने के लिए मिल रही है। हालांकि निफ्टी आईटी थोड़ा सपोर्ट नहीं कर रहा है, करीब 100 पॉइंट डाउन है। इस पर भी बात करेंगे कि निफ्टी आईटी में और आईटी शेयरों पर क्या करना है। लेकिन आज एक अच्छी चीज़ मार्केट में ये देखने के लिए मिल रही है कि मार्केट में मिड कैप स्मॉल कैप शेयर्स का पार्टिसिपेशन आज कुछ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। काफ़ी कुछ स्क्रीन पर ग्रीन में शेयर्स दिखाई दे रहे हैं। हालांकि अगर हम लार्ज कैप्स में बात करें तो लार्ज कैप्स में एक मिला जुला रुझान देखने के लिए मिल रहा है मार्केट पर। और क्या खास रहेगा, साथ ही आप अपने सवाल भी हमसे पूछ सकते हैं। आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में जाकर अपने सवाल पूछ सकते हैं। साथ ही आप व्हाट्सएप पर भी कॉल करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। और मार्केट में क्या कुछ दिशा रहेगी और उस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हिमेन कपाड़िया सर, सीनियर वीपी हैं केयर चौकसी से। हिमेन सर, हाय, गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू वेरी मच। हिमेन सर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। इस समय हमारे साथ जुड़े हैं शरद मिश्रा सर। शरद सर, हाय, गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू वेरी मच सर हमसे जुड़ने के लिए, अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए। सर, इंडेक्स को कैसे देख रहे हैं इस समय? जी देखिए विवेक जी, अगर आप अभी भी देखें तो करीब 83% के लगभग एफआई का इंडेक्स फ्यूचर्स में लॉन्ग बना हुआ है। स्टैग्नेटेड है पिछले कुछ एक दिनों से, 3-4 दिनों से। रीजन बीइंग कि लॉन्ग अनवाइंडिंग थोड़ी सी हमको 7,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की देखने को मिली है। और अगर आप देखें तो शॉर्ट कॉल बिल्डअप करीब 14% कल की डेट में हमें बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। तो प्रेशर कहाँ है? प्रेशर देखिए बैंक निफ्टी के अंदर है कहीं ना कहीं। आप अगर देखें तो टेंडेमा के आसपास का सारा एक्टिविटी है ऊपर की तरफ। 52,644 के जोन में आप देखें कि बेसिकली शॉर्ट्स प्लेस्ड है, मींस 52,500 से 53,000 के बीच में कॉल राइटर्स का कहीं ना कहीं जोन है। नीचे की तरफ 52,500 के आसपास का पुट राइडर का सपोर्ट है। मुझे लगता है कि शायद सेल ऑन राइज का व्यू बैंक निफ्टी पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। हैविंग सेड दैट, मुझे लगता है निफ्टी में कहीं ना कहीं अच्छा सपोर्ट है। निफ्टी में सपोर्ट थोड़ा नीचे बनता है 24,151 के आसपास, जहां 10 डेमा का सपोर्ट है। तो अभी भी काफी स्कोप निफ्टी में है बिकॉज ऑफ द सपोर्ट ऑफ निफ्टी आईटी और जिस तरह का रेजिलियंस हमें निफ्टी ऑटो में भी देखने को मिल रहा है। बट बैंक निफ्टी में कहीं ना कहीं थोड़ी वीकनेस है। तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि बैंक निफ्टी में एक शॉर्ट ट्रेड बने और निफ्टी को भी थोड़ा सा कंसोलिडेट करवाए। इसके बाद ऊपर की तरफ दोबारा एक बार ट्रेंड शुरू होगा। अभी भी बाय ऑन डिप्स का व्यू बना हुआ है। जी, तो बाय ऑन डिप्स का व्यू बना हुआ है और मार्केट में इतना ज़्यादा कोई कंसर्न नहीं है, ये अच्छी बात है। और जिस तरह से ओवर हीटिंग की जो एक कंसर्न दिख रही थी मार्केट में, वो ऐसा शरद सर की जो बातें हैं उससे नहीं लग रहा है कि यहाँ पर कुछ भी मार्केट में ओवर हीटिंग है। कहीं ना कहीं सेलेक्टिव पॉकेट्स हैं जहाँ पर कि हमने देखा कि ओवर हीटिंग का इम्पैक्ट देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन बाजार क्या बोलता है, इस पर बात करेंगे। बाजार बोलता है, इसमें एफआईज डीआईज के डेटा से शुरुआत करेंगे कि एफआईज ने कल के दिन में क्या एक्टिविटी की है और डीआईज का किस तरह का रुझान वहां से डेटा के तौर पर बनता हुआ दिखाई दिया। साथ ही ग्लोबल इंडिसेस पर भी बात करेंगे और गेनर्स लूजर्स की भी बात करेंगे कि कौन से गेनर्स और लूजर आज के मार्केट में देखने के लिए मिल रहे हैं। पहले एफआईज डीआईज की डेटा को पढ़ लेते हैं एक बार कि कल के सत्र में किस तरह का एफआईज डीआईज का रुझान देखने के लिए मिला। तो यहाँ पर देखें तो एफआईज और डीआईज दोनों ने ही खरीदारी की, लेकिन कल एफआईज थोड़े शांत थे। कल डीआईज ने एक अच्छी खरीदारी की है, करीब 2867 करोड़ रुपए की डीआईज की बाइंग देखने के लिए मिली है। उसी का इम्पैक्ट भी शायद आज मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों की तेजी का एक इंडिकेटर है, क्योंकि हम देखते हैं कि जब भी डीआईज की बाइंग आती है तो कहीं ना कहीं मिड कैप स्मॉल कैप की जो बाइंग होती है वो साफ तौर पर रिफ्लेक्ट होती है और उसी का एक इम्पैक्ट देख रहे हैं कि जैसा कि मैंने स्क्रीन पर बोला कि आज छोटे शेयरों में कुछ खरीदारी देखने के लिए मिल रही है। साथ ही अगर ग्लोबल इंडिसेस पर नज़र डाल लेते हैं एक बार कि किस तरह का रुझान वहां पर देखने के लिए मिल रहा है, तो ग्लोबल इंडिसेस में देखें तो डाउ तो फ्लैटिश साइड पर बंद हुआ ऑन द नेगेटिव साइड एंड शंघाई हैंसेंग यहाँ से कुछ रिकवरी के संकेत नहीं मिल पा रहे हैं, लगातार इसमें लाल निशान बना हुआ है। निकाई में एक अच्छी तेजी देखने के लिए मिली है, करीब 2% की तेजी देखने के लिए मिल रही है। कोस्पी में भी एक अच्छा उछाल
की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि 0.17% है, केवल 5 अंक की बढ़त, लेकिन आज निकाई स्टार परफॉर्मर जहां पर की करीब 2% की तेजी देखने के लिए मिल रही है। गेनर्स लूजर्स पर नजर डाल लेते हैं कि कौन से आज के टॉप गेनर्स हैं, कौन से शेयर्स में स्ट्रेंथ देखने के लिए मिल रही है। तो एलटी फूड्स, बॉम्बे बर्मा, एमआरपीएल, केआरबीएल और चेन्नई पेट्रोल, यानी कि आज अगर आप एक रुझान बनता हुआ देखें तो रिफाइनिंग कंपनीज में एमआरपीएल और चेन्नई पेट्रो है, और साथ ही चावल कंपनीज पर खबर भी है एक्सपोर्ट को लेकर, जिसकी वजह से आज हम देख रहे हैं कि एलटी फूड्स और केआरबीएल में एक अच्छी स्ट्रेंथ बनी हुई है। साथ ही लूजर्स पर भी नज़र डाल लेते हैं कि कौन से आज के मार्केट में ऐसे शेयर हैं जो कि बढ़त के बावजूद भी स्ट्रेंथ नहीं दिखा पा रहे हैं। तो बंधन एस&पी ईटीएफ, ये तो ईटीएफ है तो यहाँ पर बात नहीं कर पाएंगे, लेकिन रेलटेल, एचबीएल पावर, टेक्स रेल, ये कुछ एक काउंटर्स हैं जहाँ पर कि लगातार तेजी बनी हुई थी और आज के सत्र में कहीं ना कहीं मुनाफा वसूली देखने के लिए मिल रही है। एलिवालिया कॉन्ट्रैक्ट और एक ऐसा शेयर जहाँ पर कि स्ट्रेंथ खोते हुए। कुछ एक ग्लोबल खबरें भी हैं, उन पर भी एक बार नज़र डालते चलते हैं कि क्या कुछ इम्पैक्ट उनका देखने के लिए मिलेगा। तो अभी तक बातें आ रही थी कि जो बाइडेन, जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, वो हो सकता है कि नेक्स्ट प्रेसिडेंट की जो प्रेसिडेंट बनने के लिए जो लड़ाई है उसमें शायद शामिल नहीं हो पाएंगे। उनको लेकर काफ़ी कुछ बातें आ रही थी, उन्हीं की पार्टी में विरोध हो रहा था, लेकिन उन्होंने कल ये बात साफ की कि वो पक्का तरीके से तैयार हैं और नेक्स्ट प्रेसिडेंट बनने के लिए और ट्रंप से फाइट वो करेंगे। तो एक अच्छी बात अमेरिकन राजनीति के लिए, जो कि एक जो क्लैरिटी नहीं मिल रही थी वो कुछ हद तक क्लैरिटी मिली है। हालांकि अभी भी ये माना जा रहा है कि पार्टी में इस तरह का विरोध चल रहा है अभी भी उनकी इस बात पर भी। साथ ही अगर देखें तो फेड पर इंटरेस्ट रेट कट करने का भी दबाव बढ़ता जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर जो इकोनॉमी है वो कुछ हद तक कूल ऑफ हो रही है, बेरोजगारी के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, और साथ ही अगर देखें तो बहुत सारी ऐसी जो मैक्रो इंडिकेटर हैं वो अब उतने सपोर्टिव नहीं दिख रहे हैं, जिसकी वजह से फेड के गवर्नर पर ये प्रेशर पड़ता जा रहा है कि सितंबर में आप इंटरेस्ट रेट कट करें। उसका भी जायजा लेंगे कि कौन से शेयर्स होंगे जो कि इंडियन मार्केट में प्रभावित हो सकते हैं। साथ ही मोदी और पुतिन की कल मुलाकात हुई और उसमें प्राइवेट डिनर पर भी प्रधानमंत्री मोदी जी गए थे वहाँ पर पुतिन के यहाँ पर, और काफ़ी कुछ बातें हुई हैं। उनसे जुड़े हुए शेयर्स पर बात करेंगे। साथ ही चीन का सेंट्रल बैंक सिस्टम में लिक्विडिटी बढ़ाने का एक प्रपोजल आया है, जिसका इम्पैक्ट जो होगा वो मेटल शेयर्स पर देखने के लिए मिल सकता है। तो शुरुआत पहले करते हैं इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल पर, जहां पर कि अमेरिकन राजनीति और अमेरिका के इंटरेस्ट रेट का काफ़ी इम्पैक्ट होता है। शरद सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शरद सर, अगर अमेरिका में क्लैरिटी मिलती है इंटरेस्ट रेट को लेकर और राजनीतिक जो उठापटक चल रही है उसको लेकर, तो सर कैसे देख रहे हैं इंडियन आईटी शेयर्स, जिनका मेजर चंक वहां से आता है रेवेन्यू के तौर पर? जी देखिए, तो यहाँ पर आप देखिए विवेक जी, पहले भी इस तरह का डिस्कशन जब कभी भी आया है, निफ्टी आईटी में पहले से मैं बुलिश रहा हूँ। मैंने लगभग 4 जून के आसपास ही एक बुलिश व्यू निफ्टी आईटी में शेयर किया था। मुझे लगता है कि शायद ये बुलिशनेस कहीं ना कहीं बनी रहेगी। तो अभी भी मुझे लगता है कि यहाँ पर काफी स्ट्रेंथ है। अगर आप देखें तो जिस तरह का परफॉर्मेंस है निफ्टी आईटी का, वहां पर मुझे लगता है कि अभी ये स्ट्रेंथ काफी बनी रहेगी आने वाले समय में। कुछ एक स्टॉक्स हैं जहां मैं लगातार बुलिश रहा हूं। परसिस्टेंट सिस्टम अगर आप देखें तो लास्ट क्वार्टर फाइनेंशियल Q4 का रेवेन्यू लगभग आप देखें तो डिसेंट एक 13-14% की वाई ग्रोथ। अगर आप अदरवाइज भी देखें तो क्वार्टरली रेवेन्यू का कंट्रीम 2500 करोड़ का, वाईटीडी रेवेन्यू 10,000 करोड़ का क्लॉक होने लगा कंपनी का। मैंने करीब 3500 रुपए के आसपास की खरीद का लेवल दिया था। अभी भी मेरा टारगेट करीब 5800 रुपए का इसमें इंटैक्ट है। इसके अलावा अगर आप देखें कहीं ना कहीं एक मिड कैप में देखें तो एम्फैसिस की तरफ मेरा कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव व्यू रहा है। उसके अलावा आप अगर देखें तो एफएल इंडिया, तो एफएल इंडिया में थोड़ा सा मुझे लगता है यहाँ पर काफी एक अच्छा चार्ट है। टेक्निकली भी अगर आप देखें तो कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। अगर आप देखें ऑल टाइम हाई रेवेन्यू कंपनी ने कहीं ना कहीं क्लॉक किया है, और मुझे ऐसा लगता है कि ये रेवेन्यू कहीं ना कहीं बना बना रहेगा कंपनी का। और जी। एप्पल की तरफ देखें तो इस पर्टिकुलर स्टॉक को मुझे लगता है होल्ड करना चाहिए। यहाँ पर अभी आगे का ट्रेंड इंटैक्ट है, और ऊपर मुझे लगता है 5-1% का भी निफ्टी आईटी में यहाँ पर मूव अभी बाकी है। मुझे लगता था 4 जून के आसपास कि जो टारगेट से निफ्टी आईटी के वो मीट होते हुए दिखे हैं। और मुझे लगता है कि अगर मैं एक्सट्रापोलेट करूं एप्पल इंडिया को, तो करीब अगर दिसंबर क्वार्टर तक होल्ड किया जाए तो 1700 रुपए तक के भाव इसमें खुल सकते हैं। अभी करीब 1396, 1400 रुपए का भाव है। करीब 1300 रुपए के आसपास स्टॉप लॉस रखी है। 1700 रुपए के टारगेट के लिए दिसंबर क्वार्टर तक होल्ड कीजिए।
बिल्कुल। तो यहाँ पर आईटी सेक्टर पर ब्रॉडर वे में एक व्यू मिल चुका है सर की तरफ से। अब अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पर कि प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की एक मुलाकात हुई, जिसमें कि प्राइवेट डिनर पर भी प्रधानमंत्री इनवाइटेड थे और काफ़ी अच्छी ये मीटिंग रही है। उसको लेकर मार्केट में कयास लगाया जा रहा था कि डिफेंस शेयर और ऑयल को लेकर कुछ ना कुछ हो सकता है करार बनते हुए दिखाई दे, और उसका एक इम्पैक्ट जो होता है वो इंडियन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर और डिफेंस शेयर्स पर देखने के लिए भी मिला। डिफेंस शेयर्स पर तो कल हमने देखा था कि एक अच्छी तेजी बनी हुई थी, लेकिन आज क्या इम्पैक्ट होगा उसको भी जायजा लेने की कोशिश करेंगे। पहले मैं ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर बात करता हूं। शरद सर, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में कुछ लगता है कोई पर्टिकुलर कंपनी जो कि आपकी रडार पर हो ऑन द पॉजिटिव और नेगेटिव साइड? देखिए, अब अगर आप देखें, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मार्जिन पे प्रेशर देखने को मिलेगा ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में। मैं उतना बुलिश नहीं हूँ। ओके। अगर आप कहीं ना कहीं देखें, उसका बहुत सिंपल रीजन है कि 4-5 स्टेट में इलेक्शंस हैं, और मुझे लगता है कि जिस तरह की मेजोरिटी मिली है एनडीए को, कहीं ना कहीं प्रेशर देखने को मिलेगा। मैं अभी बुलिश नहीं हूँ। एचपीसीएल में कहीं ना कहीं मैं शॉर्ट व्यू दे रहा हूँ। मुझे लगता है कि इसके अंदर गिरावट आएगी 300 रुपए के लेवल तक, 300 से 290 तक इसमें एक बार गिरावट आ सकती है। मुझे लगता है 350 के आसपास बड़े शॉर्ट्स हैं। क्रिटिकल मूविंग एवरेजेस अगर आप वीकली चार्ट्स पे देखें तो एक नेगेटिव करेक्ट ऑर्डर ऑफ मूविंग एवरेजेस बनता हुआ दिख रहा है। तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि जब तक कोई बहुत वीक, 1 वीक या 2 वीक की पर्टिकुलर स्ट्रेंथ ना आए ऑयल मार्केटिंग में, मुझे नहीं लगता कि विवेक जी यहाँ पर बाय का व्यू बनता हुआ दिखेगा। जी। तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर कोई सच अभी व्यू नहीं है। सर का मानना है कि यहाँ पर रिफाइनिंग मार्जिन्स पर थोड़ा सा प्रेशर बढ़ेगा, जिसकी वजह से रिजल्ट्स उतने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं रहेंगे। हम इस पर भी बात करेंगे कि किस तरह की रिपोर्ट्स आ रहे हैं ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर। काफ़ी कुछ सवाल भी आ रहे हैं। पुनीत शर्मा जी का सवाल इन्फी बीम पर आ रहा है। पुनीत जी, मैं आपका सवाल थोड़ी देर में लूँगा, क्योंकि हमारा एक खास सेगमेंट है आज जिसमें कि सारे मिड कैप आईटी, स्मॉल कैप आईटी पर बात होगी। तो आप बने रहिए हमारे साथ, आपके सवाल को जरूर लिया जाएगा सर। एक सवाल आ रहा है नैन्सी जी का, बोल रही हैं कि MOIL के इन्होंने 528 पर कुछ शेयर लिए हुए हैं। सर, क्या करना चाहिए इनको अब? जी देखिए, ट्रेंड इंटैक्ट है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर इतना बड़ा कोई प्रेशर है। 486, 486 के आसपास का एक अच्छा सपोर्ट इसके अंदर, स्टॉक के अंदर बना हुआ है। मुझे लगता है कि इनको बिल्कुल अभी बने रहना चाहिए। और 486 के आसपास अपना एक सपोर्ट, अपना एक स्टॉप लॉस रखें। और मुझे लगता है कि इसके अंदर ट्रेंड इंटैक्ट है। करीब आपको 700 रुपए तक के भाव दिखेंगे। आपको एक क्वार्टर सितंबर तक इसके अंदर जरूर कहीं ना कहीं होल्ड करना पड़ेगा। बिल्कुल। तमाल सरकार जी का सवाल है सर, बोल रहे हैं जुपिटर वैगन इन्होंने लिए हुए हैं 727 रुपये के भाव के, 131 शेयर हैं। क्या करना चाहिए इनको अब? जी, तो देखिए, जुपिटर वैगन में अगर आप देखिए तो कहीं ना कहीं आपको, मुझे लगता है, होल्ड करना चाहिए। यहाँ पर एक अच्छा ट्रेंड बना हुआ है। ऐसा कुछ प्रॉब्लम कहीं दिखता नहीं है। अगर आप अदरवाइज भी कंपनी को देखें तो मुझे लगता है कि ऑपरेशनली कंपनी बहुत अच्छा कर रही है। अगर आप परफॉर्मेंस को देखें, टोटल इनकम वाई वाई 57% बढ़ता हुआ दिखाई दिया था। बिडा मार्जिन में बहुत अच्छा 60% का वाई वाई कहीं ना कहीं ग्रोथ है। और अगर आप रेलवे एंसिलरी में देखें तो वैसे भी काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। रोबस्ट डिमांड है पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर से कंपनी के अंदर। तो कहीं ना कहीं मार्जिन एक्सपेंशन आपको आने वाले समय में भी दिखाई देगा। थोड़ा सा लंबी अवधि के लिए होल्ड करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि बेस काफी नीचे खिसक गया है। बेस करीब 600 रुपए के आसपास है, 700 रुपए का अभी भाव है। इस पर्टिकुलर ट्रेड में 850 रुपए तक भी स्टॉक जा सकता है। लेकिन एक बार चॉपीनेस रह सकती है, क्योंकि इंडेक्स को जरूर ध्यान दीजिएगा। 83% के आसपास लॉन्ग है एफआईएस के। पहले भी हमने देखा है 88%, 92% के आसपास से बड़ी गिरावट हमें इंडेक्स में देखने को मिली है। बैंक निफ्टी में ऑलरेडी शॉर्ट्स बिल्डअप हो गया है। तो कहीं ना कहीं उसका असर सीधे सीधे मिड एंड स्मॉल कैप में पड़ता है। तो आप अननेसेसरी स्टॉप आउट हो जाएंगे। अगर कोई चॉपीनेस रहती है तो मुझे लगता है एक बहुत छोटा स्टॉप लॉस आप रखें 630 रुपए के आसपास। उसके नीचे जाए काट लीजिए। नीचे आपको कहीं मिले 530, 600 के आसपास खरीद लीजिए। अगर आप दिसंबर क्वार्टर तक का व्यू लेके चलेंगे तो 850 के भाव जरूर आपको मिलेगा। जी। एक बड़ी खबर ये भी है कि चीन के सेंट्रल बैंक ने अपने बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए बॉन्ड परचेज करने की बात कही है। हालांकि चीन की इकोनॉमी को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं कि उन्होंने जो पहले भी स्टिमुलसेस दिए थे उनका कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने के लिए नहीं मिला। तो अब जो स्टिमुलस देगा उसका क्या इम्पैक्ट होगा? जनरली ये माना जाता है कि चीन अगर अपने यहाँ पर लिक्विडिटी बढ़ा रहा है, अपने
सिस्टम में लगातार कैश इन्फ्यूज़ कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो जो कैश होता है वो डिमांड में कन्वर्ट होता है और वो डिमांड मेटल की डिमांड पर कन्वर्ट होती है। जनरली तो मेटल के काउंटर्स या मेटल की कीमतें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, लेकिन चीन की इकोनॉमी अभी भी इस खबर से भी चलने की कोशिश नहीं कर पा रही है, क्योंकि हमने चीन के मार्केट में देखा कि कल और आज दोनों ही दिन में ज़्यादा कुछ उछाल देखने के लिए नहीं मिला है। सर, कैसे देख रहे हैं मेटल कंपनीज, इंडियन मेटल कंपनीज, क्योंकि इंटरनेशनल प्राइसेस से काफ़ी ड्रिवन होती हैं, फॉर एग्जांपल टाटा स्टील, जिंदल स्टील, सेल, नाल्को, हिंद कॉपर? जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, आपने बिल्कुल सही बात बोली। कहीं ना कहीं बुलिशनेस मेटल में दिखाई दी है। अगर आप देखें तो अभी भी बुलिशनेस मेटल में कहीं ना कहीं बनी हुई है। एक काउंटर है जीएमडीसी। जीएमडीसी देखिए, मैं थोड़ा सा इसमें मुझे लगता है अभी काफी कंसोलिडेट हो गया है स्टॉक काफी समय से, लगभग अक्टूबर के बाद से, अक्टूबर लास्ट ईयर से कंसोलिडेट हो रहा है। 3 एक क्वार्टर हो गए कंसोलिडेशन का। मुझे लगता है अब इसके अंदर अप ट्रेंड कंटिन्यू कर सकता है। आने वाले समय में एक बेस बना हुआ है करीब, अगर आप देखें तो 380 रुपए के आसपास, 426 का भाव है। मुझे लगता है ये ट्रेंड ऊपर की तरफ कंटिन्यू करेगा। ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है 550 रुपए की तरफ जा रहा है। 2 क्वार्टर का समय दीजिए, 480 रुपए पर स्टॉप लॉस रखिए। चॉपीनेस रह सकती है, ठीक है। थोड़ा बाय कीजिए, थोड़ा नीचे गिरने पर बाय कीजिए और इसके अंदर बने रहिए। बिल्कुल। तो यहाँ पर जीएमडीसी में सर की राय है कि यहाँ पर ऑन द पॉजिटिव साइड आपको मूव्स देखने के लिए मिल सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। बड़ी न्यूज़ है, चावल एक्सपोर्ट में ढिलाई देखने के लिए मिल सकती है। यहाँ पर अभी तक चावल एक्सपोर्ट को कब किया हुआ था गवर्नमेंट ने, लेकिन अब यहाँ पर इस तरह की खबरें आ रही हैं कि चावल एक्सपोर्ट में ढील दी जा सकती है गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि मानसून अब अच्छे से रिकवर हो रहा है। नई जो पैदावार होगी वो अक्टूबर में आ जाएगी, तो उससे पहले ही हो सकता है कि कुछ सरकार इंडिकेशन दे दे कि एक्सपोर्ट में ढील मिल सकती है। उसका इम्पैक्ट भी देखिए, आज सारे ही चावल काउंटर करीब 10 से 15-20% तक चले हुए हैं। केआरबीएल करीब 10% ऊपर, एलटी फूड में करीब 9% की बढ़त देखने के लिए मिल रही है। वहीं कोहिनूर फूड पे भी एक बार नजर डाल लेते हैं। करीब ये शेयर मॉर्निंग के सेशन में काफी अच्छा चल रहा था, करीब 5 से 7% ऊपर था। सर, चावल कंपनीज को कैसे देख रहे हैं, केआरबीएल, एलटी फूड, कोहिनूर फूड जैसी कंपनी? जी, मैं केआरबीएल को भी देख रहा हूँ। देखिए, अगर आप देखें तो सबसे बड़ा बासमती राइस का एक्सपोर्टर है। मेजर मार्केट इराक, ईरान, सऊदी अरेबिया वगैरह इसके लिए हैं। कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो 70 से 80% बिजनेस आता है जनरल ट्रेड से, और 20 से 25% ई कॉमर्स के द्वारा कहीं ना कहीं आता है। 6% का यूएस का मार्केट शेयर है। तो कंपनी एडिक्वेटली पॉइज्ड है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं अगर किसी भी तरह का कोई स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं पर्टिकुलर इंडस्ट्री में, तो बिल्कुल इसका फायदा सीधे सीधे केआरबीएल को मिलता हुआ दिखाई देगा। और काफी बीटन डाउन स्टॉक है। अगर आप देखें तो लगातार नवंबर 2022 के बाद से एक लोअर हाई लोअर लो बनाता हुआ स्टॉक चल रहा है। 334 का भाव है। बेस बन गया है स्टॉक में जी, मुझे लगता है 285 के आसपास अच्छा बेस बन गया है। बिल्कुल पहला टारगेट इसका कहीं ना कहीं 380, और दूसरा टारगेट मुझे लगता है 450, 450 के पास रहना चाहिए। क्योंकि ये विवेक जी बहुत ध्यान रखने वाली बात है। देखिए, पहले भी मैंने इसका जिक्र किया है कि रूरल कंजम्पशन प्रोपेंसिटी सरकार बढ़ाने की कोशिश करेगी। इलेक्शन ईयर, इलेक्शन काफी स्टेट्स में है, पंजाब, बिहार, हरियाणा, राइट, कई सारे बड़े स्टेट्स में इलेक्शंस हैं। तो इन सब चीजों को देखते हुए कि कहीं ना कहीं आप देखिए एग्री एग्री कमोडिटी, राइट, एग्री केमिकल सेगमेंट यहाँ पर, और अदर देन दैट राइस, शुगर, इन सब में कहीं सरकार कहीं ना कहीं ऐसे स्ट्रक्चरल चेंजेस लाएगी जहां पर कि कहीं ना कहीं किसानों को फायदा हो और उस तरह से कंजम्पशन प्रोपेंसिटी बढ़ती हुई दिखाई दे। तो बिल्कुल ये पर्टिकुलर प्ले बहुत अच्छा हो जाता है। 380 का पहला टारगेट, और मुझे लगता है पोजिशनली 450 तक के ही भाव दिख सकते हैं। 280 रुपए के पास स्टॉप लॉस रखिए। बिल्कुल। तो यहाँ पर केआरबीएल पर सर ने राय दे दी है, और बड़े टारगेट्स और बड़े स्टॉप लॉसेस के साथ आपको यहाँ पर पोजीशन बना सकते हैं। एक हमारे साथ कॉलर जुड़े हैं, राहुल जी जुड़े हैं पुणे से। राहुल जी आए, गुड मॉर्निंग सर, पूछिए अपना सवाल प्लीज़। गुड मॉर्निंग सर। सर को मेरे को नमस्ते बोल रहे जी सर, बिल्कुल। जी शरद सर। नमस्ते हैं। जी, नमस्ते। एक्चुअली जी सर। या मेरे पास यूको बैंक है, 700 शेयर है, 56.50 में है। और एक महाराष्ट्र बैंक है, एक सेकेंड, जी महाराष्ट्र बैंक है, 150 शेयर है, 65.85। मेरे को थोड़ा बताएंगे। आज यहाँ पे पॉजिटिव दिख रहा है, बट बहुत दिन से ये नेगेटिव में था। मेरे को वेट करना चाहिए या अभी निकल जाऊं? बिल्कुल। शरद सर, बहुत दिनों के कंसोलिडेशन के बाद आज सरकारी बैंकों में कुछ हद तक पॉजिटिविटी बनती हुई दिखाई दी है। यूको बैंक करीब 6% ऊपर है, और महाराष्ट्र बैंक एक बार देख लेते हैं, यहाँ पर भी करीब 5% का उछाल मिल रहा है। सर, ये उछाल एग्जिट के लिए या होल्ड करने के लिए?
जी नहीं, अगर मुझे लगता है, देखिए पहले भी मैंने यूको बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र को कवर किया है। मुझे लगता है कि अगर आप ओवरऑल बिजनेस देखें तो कहीं ना कहीं डिसेंट ग्रोथ है। डिपॉजिट में, एडवांसेस में आप 15% की ग्रोथ देखने की यूको बैंक में मिली है। रिटेल एडवांसेस बेहतरीन 15% के अराउंड ग्रो किए। होम लोन में 21% की ग्रोथ है। व्हीकल लोन 30% के रेट से ग्रो किया। तो ऑपरेशनली बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, बेहतरीन। आप देखें तो जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है करीब 5.5% के आसपास का बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। मुझे लगता है ये सब लॉन्ग टर्म स्टॉक होल्डिंग करनी चाहिए, इसमें ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। एक कंसोलिडेशन है। आप देखिए, मैं समझ सकता हूँ कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन आपके अंदर है, क्योंकि जनवरी के बाद से एक बड़ा कंसोलिडेशन है। बट अगर आप चार्टिकली भी देखें तो इस तरह के कंसोलिडेशन यूजुअली प्राइस ब्रेकआउट्स देते हैं, क्योंकि करेक्ट पॉजिटिव करेक्ट ऑर्डर ऑफ मूविंग एवरेजेस, करेक्ट पॉजिटिव ऑर्डर ऑफ मूविंग एवरेजेस बना हुआ है। वीकली चार्ट्स पे देखें तो कहीं ना कहीं 10 वीक, 20 वीक, 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का डिसेंट सपोर्ट है। बने रहिए साहब। देखिए, एक स्टॉप लॉस जरूर रखिए। अगर आपने नीचे खरीदा होगा कहीं, स्टॉप लॉस आपका आता है करीब 48 रुपए के आसपास। अभी 57 रुपए का भाव है। मुझे लगता है पोजिशनली स्टॉक में कहीं कोई वीकनेस नहीं है। 70 रुपए से लेकर के 80 रुपए के भाव आपको दिसंबर क्वार्टर तक देखने को मिलेंगे, तो बिल्कुल बने रहिए। सिमिलरली आप बैंक ऑफ महाराष्ट्र में देखें तो अभी वीकनेस नहीं आई है। हाँ, पिछले 7-6 वीक से कहीं ना कहीं सेल प्रेशर बना हुआ है, बट वो बैंक निफ्टी का भी असर है। देखिए, बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई लेवल पे एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक नहीं, बैंक निफ्टी को होल्ड किया था। थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग एचडीएफसी बैंक में है, बैंक निफ्टी चॉपी हो गया है, और उसका असर अक्रॉस द बोर्ड दिखेगा। तो आप क्या होगा, इस चॉपीनेस में आप स्टॉप आउट हो जाएंगे, घबरा जाएंगे। लेकिन सर, ये लॉन्ग टर्म स्टोरीज हैं। महाराष्ट्र, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, मुझे याद पड़ता है शायद मैं कहीं ना कहीं 40-45 रुपए के भाव से इसको रिकमेंड कर रहा हूँ। बिल्कुल सर, बने रहें पोजिशनली। कहीं ना कहीं आपको 80-85 रुपए के भाव भी बैंक ऑफ महाराष्ट्र में दिखाई देंगे, जब तक ये 55 रुपए के नीचे ना जाए और सेटल ना करे नीचे। पोजीशन बेचिएगा नहीं, घबराइएगा नहीं। बिल्कुल, तो दोनों ही काउंटर पर आपको व्यू मिल गया सर। और उम्मीद करते हैं कि जो राय है यह आपको अच्छा पैसा बनवाने में मदद करेगी। नेक्स्ट जो खबर है वो काफ़ी बड़ी खबर है, आज ही आई है, और एचडीएफसी डिफेंस फंड को लेकर उन्होंने एकमुश्त राशि और एसआईपी को बंद करने का ऐलान किया है। फिलहाल उसमें नए फंड वो नहीं लेंगे। 24 जुलाई से नए फंड्स नहीं लिए जाएंगे। जो अब एसआईपी और जो एकमुश्त राशि आती है वो 24 जुलाई तक चलेगी, और जो एसआईपी है जो कंटिन्यूशन में चल रही हैं वो चलती रहेंगी। लेकिन इस फंड को फिलहाल इसमें नया इनफ्लो वो नहीं चाहते हैं। शायद कारण ये रहा होगा कि डिफेंस के जिस तरह के शेयर रहे हैं, अब एक बहुत छोटा सा क्षेत्र है जहां पर कि कंपनीज बहुत कम हैं, और उनके पास पैसा इतना अनलिमिटेड आ रहा था कि उनको अपने फंड पर रोक लगानी पड़ी, क्योंकि डिफेंस शेयरों की वैल्यूएशन को लेकर काफ़ी कुछ सवाल उठने लगे हैं। शरद सर, जैसे ही ये खबर आई है, आज डिफेंस के शेयरों में कुछ हद तक प्रॉफिट बुकिंग आ रही है सर। एचएएल हो गया, बीईएमएल करीब 5% नीचे आ गया, एचएएल नीचे आ गया, कोचिन शिपयार्ड नीचे आ गया। कैसे देख रहे हैं सर डिफेंस शेयरों को? देखिए विक जी, मैं जब कभी भी मुझे डिस्कशन करने का मौका मिला, मैंने हमेशा बोला डिफेंस को आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में देखिए, ट्रेडिंग के नजरिए से मत देखिए। आज भी आप एचएएल को देखें तो कहीं ना कहीं अगर आप इंडस्ट्री एवरेज देखें तो 48 के पी पे एचएएल ट्रेड करता है। आप अगर अदरवाइज देखें तो कहीं ना कहीं बीडीएल करीब 100 के पी पर ट्रेड करता है। सभी स्टॉक्स कहीं ना कहीं महंगे हैं, और मार्केट एक्सपेंशन है बाजार, बिल्कुल मैं मानता हूं। अगर कहीं ना कहीं एचएएल को ही देखें, देखिए मार्केट एक्सपेंशन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, बेहतरीन रेवेन्यू क्लॉक हो रहा है कंपनी का। अगर ऑपरेशनली देखें तो कहीं ना कहीं पिछले साल से मार्केट 13% इंक्रीज होता हुआ एचएएल के लिए दिखाई दे रहा है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं स्टॉक प्राइस में डिस्काउंट होती है। बट अगर आप सर, अगर आप ट्रेडिंग करने निकलेंगे तो कहीं ना कहीं न्यूज में आप स्टॉप आउट होने का चांस रहेगा। तो इन सब स्टॉक में पोजिशनली खड़े रहिए। देखिए 94,000 की 94,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है, जो लगभग मान करके चल रहे 1,20,000 करोड़ की ऑर्डर बुक हो जाएगी इस 2024 फिस्कल ईयर एंडिंग तक एचएएल के लिए। तो देखिए ये सारी चीजें स्टॉक प्राइस में डिस्काउंट होती हैं, लिक्विडिटी फ्लो होती है सेक्टर्स में। वही हमें कहीं ना कहीं कोचिन शिपयार्ड जैसे शेयर है, देखिए कहीं ना कहीं गवर्नमेंट आपको ऑफर ओएफएस लाते हुए दिखाई देगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि मार्केट गवर्नमेंट अपना जो है स्टेक सेल करती हुई दिखाई देगी, क्योंकि एज पर सेबी गाइडलाइन 75% के नीचे ही जो है होल्डिंग होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या है कि ये सारी चीजें काउंट करती हैं। आप बिल्कुल साफ ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से ना रहें इस सेक्टर में, डिफेंस के सेक्टर में, और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से बने रहें। अगर आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से बने हुए 4-5 साल का व्यू होल्ड कर रहे हैं तो आराम से 15% के अगर आपको अपने पोर्टफोलियो में दिखाई देगा। जी,
तो यहाँ पर सर HAL एक टारगेट दे दीजिए जो लोग अभी फंसे हुए हैं HAL, BEML और BEL पर, क्योंकि डिफेंस शेयर पर सर बहुत सारे सवाल आते हैं, तो हमें ये थोड़ा सा जानकारी लेनी जरूरी हो जाती है सर। देखिए, डिस्पाइट ऑफ ऑल द न्यूज मैं एचएएल को ही डिस्कस कर रहा हूँ। मैं दो तीन स्टॉक टॉप के आपको बता देता हूँ। देखिए, एचएएल में ही बहुत बहुत क्लियर व्यू आपको देता हूँ। अगर आप एचएएल को भी देखेंगे तो कोई स्लगिशनेस नहीं है। आप देखिए, अगर आप पिछले 8 वीक को देखें तो बेहतरीन बेस कहीं ना कहीं बना हुआ है 4700 रुपए से लेके 5000 रुपए के आसपास। तो बाजार ये न्यूज को मानने को तैयार नहीं है। बाजार म्यूचुअल फंड वगैरह पर ध्यान नहीं दे रहा है। मार्केट पार्टिसिपेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी भी मुझे लग रहा है एचएएल कहीं ना कहीं 6500 रुपए की तरफ जा रहा है, क्योंकि बेस बहुत अच्छा 4800 से 5000 के आसपास बना हुआ है। ठीक है, दूसरी तरफ अगर आप बीएल को देखें तो मुझे लगता है कि इसमें एक डिसेंट ऊपर की तरफ मूव करीब 370 रुपए के आसपास जा रहा है। 332 का भाव है, क्योंकि बेस नीचे की तरफ कहीं 280 रुपए के आसपास बना हुआ है। तो जो लॉन्ग टर्म में बने हुए हैं, जब तक कोई बड़ी गिरावट ना आए, जब तक क्रिटिकल मूविंग एवरेजेस विवेक जी नहीं टूटते हैं, तब तक मार्केट पार्टिसिपेंट के अंदर किसी तरह का कोई फियर और मुझे नहीं लगता अनरेस्ट आने वाला है और स्टॉक ऊपर की तरफ जाने वाला है, क्योंकि लिक्विडिटी ड्रिवन मार्केट है। लिक्विडिटी चेस करती है अच्छे स्टॉक्स को, अच्छे सेक्टर्स को। तो उसी तरह से लिक्विडिटी इन स्टॉक्स को भी चेस कर रही है, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि पी रेशो के बिहाफ पर अगर देखें वैल्यूएशंस काफी हाई है, बट मार्केट एक्सपेंशन को बाजार कहीं ना कहीं डिस्काउंट कर रहा है। जी बिल्कुल। आज अदानी स्टॉक्स में भी एक अच्छी चाल देखने के लिए मिली मॉर्निंग में के सेशन में। हालांकि अदानी स्टॉक्स की चाल सर शुरू होती है लेकिन 2-3% पर आकर थक जाती है। अदानी स्टॉक्स को कैसे देख रहे हैं? अदानी पोर्ट्स, अदानी पावर, अदानी एंटरप्राइजेस कैसे देख रहे हैं सर ऑन चार्ट्स? ये बजट से पहले कुछ कर पाएंगे क्या? एक्सपायरी में भी बहुत लोग फंसे हुए हैं। जी, तो देखिए, ऐसा है कि अगर आप काफी चल गया है, देखिए बाजार में ये समझने वाली बात है। मैं विवेक जी आपके माध्यम से दर्शकों को बोलना चाहता हूँ, पिछली बार भी जब 2 बार गिरावट आई थी, बाजार 21,800 तक गया था, उसके बाद एक बार पहले 18,000 के आसपास ट्रेड करा था। उस वक्त 88% और 92% के लेवल थे एफआईआई के लॉन्ग के, जहां से गिरावट आई थी। क्योंकि आप ये मानिए, इसके अंदर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स ईटीएफ्स रहते हैं इंडेक्स के प्ले में। तो सर देखिए, अगर इस तरह का कोई प्रॉफिट बुकिंग आती है, तो जहां कहीं भी वैल्यूएशंस हाई है, काफी लिक्विडिटी है, प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है। उसमें से देखिए डिफेंस सेक्टर भी कहीं ना कहीं है। तो अगर आप अडानी पोर्ट देखें या अंबुजा सीमेंट देखें, तो कहीं ना कहीं स्लगिशनेस है थोड़ा सा। बहुत जी अच्छा पॉजिटिव व्यू नहीं बना हुआ है। अगर आप अडानी पोर्ट को भी देखें, कहीं ना कहीं अगर आप इसका लंबे चार्ट पे रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स देखें, तो कहीं ना कहीं वीक है। लेकिन हैविंग सेड दैट, अगर कोई बना हुआ है तो जरूर एक बार बेस करीब 1380-1400 रुपए के आसपास है अडानी पोर्ट का। अभी 1486 का भाव है। बने रहे। बड़ा ट्रेंड तभी आएगा जब इसका करीब आप मान लें, जो अभी का रेजिस्टेंस है 1520 1530, वो टूटेगा। तो यहां पर क्या है, केवल वेट किया जा सकता है, एक बार ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ खड़े रहा जा सकता है, क्योंकि बजट का प्ले है, लिक्विडिटी का प्ले है, अच्छे स्टॉक्स में आएगी। तो ये सारी चीजों को देखते हुए मुझे लगता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ खड़े रहना ज्यादा अच्छा स्ट्रेटेजी है, विजा वी की आप पोजीशन काट लें। जी, तो अदानी स्टॉक्स में अभी लंबे टारगेट्स के लिए आप बने रह सकते हैं। इसी बीच हमारे साथ हिमेन कपाड़िया सर भी जुड़ चुके हैं, सीनियर वीपी हैं केआर चौकसी से। हिमेन सर, हाय, गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू वेरी मच सर हमसे जुड़ने के लिए। वेरी गुड मॉर्निंग विवेक जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। गुड मॉर्निंग। यस सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। हिमेन सर, अगर हम देखें तो मार्केट में एक काफ़ी दिन के बाद आज मिड कैप स्मॉल कैप कैटेगरी में कुछ हद तक एक अच्छी बाइंग देखने के लिए मिल रही है स्क्रीन पर, जहां शेयर थोड़े से एक शांत मोड पे रहते थे, 0.5% 1% की मोड पर रहते थे। आज कहीं ना कहीं स्क्रीन अच्छी मूविंग है। सर, कैसे देख रहे हैं मिड कैप स्मॉल कैप शेयर्स को या इंडेक्स को, या आप उनमें पर्टिकुलर कुछ शेयर्स चेस कर रहे हो? अगर आप निफ्टी मिड कैप 100 की बात करें विवेक जी, तो चल ही रहा है, मतलब ऑल टाइम हाई पे है। अभी तक कोई टेक्निकल वीकनेस, ओवरबॉट जरूर है, लेकिन कोई ओवरबॉट होने से रिवर्सल आए वैसा होता नहीं है। और ना कोई लेवल टूटे हैं, ना कोई नेगेटिव डाइवर्जेंस अभी तक देखी गई है विवेक जी। तो इट इज कंटिन्यूइंग, सो आई वुड से कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक, क्योंकि लेवल टूटते नहीं तब तक व्यू तो थोड़ा पॉजिटिव ही रहेगा। जी बजट है, हिस्ट्री ने बताया कि भाई आई थिंक लास्ट 31-32 बजट में से 24 बजट के में मार्केट नीचे जाता है बजट के बाद। सो दैट इज नॉट अ वे टू, दैट इज नॉट अ बेंचमार्क, बट आई वुड से बजट तक
मार्केट पॉजिटिव होना चाहिए, चार्ट सपोर्ट कर रहे हैं। ओके। और इवेंट रिस्क है, अभी कितना इवेंट रिस्क है वो तो टाइम बताएगा, बट आई वुड बी पॉजिटिव। और जैसा आपने बताया आज निफ्टी, बैंक निफ्टी में भी लग रहा है कि कुछ पॉजिटिव दिख रहे हैं। और 24,400 पे के ऊपर अगर निफ्टी निकलती है, आई थिंक और 200-300 पॉइंट की अपसाइड की तैयारी हो गई है। सो मार्केट्स आर फाइन, स्टॉक स्पेसिफिक होना ज़्यादा ज़रूरी है। सेक्टरल म्यूजिकल चेयर्स चल रहे हैं, सो एज ऑफ नाउ जी थिंग्स आर ओके। जी सर, दो शेयर्स पर बात करना चाहूँगा, जीएम ब्रीवरीज और डेल्टा कॉर्प। ये मिड कैप स्मॉल कैप कैटेगरी में ही आते हैं। आज दोनों के रिजल्ट्स हैं। जीएम ब्रीवरीज 660 से 900 की रेंज तक गया था, आज कुछ प्रॉफिट बुकिंग है रिजल्ट से पहले, करीब 3.25% नीचे इस समय काउंटर चल रहा है। डेल्टा कॉर्प के भी नतीजे हैं। डेल्टा कॉर्प कल लास्ट सेशन में बहुत अच्छा चला था शेयर, आज कहीं ना कहीं एक फ्लैटिश रुझान बना हुआ है। मॉर्निंग में स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश कर रहा था, करीब 2-3% ऊपर था, लेकिन अब थोड़ा सा शांत हो गया शेयर। हिमेन सर, कैसे देख रहे हैं दोनों काउंटर्स ऑन चार्ट? डेल्टा कॉप की बात करें तो माफ करिएगा, इवन कि 8 महीने हो गए बायस नेगेटिव से थोड़ा पॉजिटिव हो रहा है, लेकिन इंटरमीडिएट स्विंग हाई 160 पे है विवेक जी। जब तक वो पार नहीं करता है, आई वुड बी ओके विथ इट। स्टॉक खराब नहीं है, लेकिन परफॉर्म नहीं करता है स्टॉक, मतलब अच्छा लगता है, थोड़ा बढ़ता है, रुक जाता है, हाँ। लेकिन इस बार 160 के ऊपर निकलता है तो एक टेक्निकली सिचुएशन पॉजिटिव हो जाएगी। और दूसरा स्टॉक आपने बताया जीएम ब्रूअरीज, वन वे चला है, एक थोड़ा डेली चार्ट पे कंसोलिडेशन करेक्शन फेज में है, 850 से नीचे बहुत नहीं जाता, तो आई थिंक दैट वुड बी अ पॉजिटिव। एक गैप पड़ा है, लेकिन वो गैप दूर है, 815 के नीचे है, तो दैट इज समथिंग विच आई डोंट लाइक, क्योंकि टेंडेंसी होती है गैप को कवर करने की। तो जी अगर वो गैप कवर नहीं होता है तो और भी अच्छा है, वो दैट मीन्स मार्क ये स्टॉक अंडर करंट मजबूत है, तो आई वुड बी पॉजिटिव, लेकिन करंट लेवल्स पे नहीं। 860 के नीचे बंद आता है, थोड़ी गिरावट हो सकती है। जैसे मैंने बताया गैप का टेंशन है, बाकी आप थोड़ा लंबा व्यू लें तो स्टॉक 4 फिगर तो पार कर लेगा इन द नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स, अज्यूमिंग कि मार्केट पॉजिटिव रहे विवेक जी। जी। एक हमारे साथ दर्शक हैं, वो शरद सर के फ़ैन हैं, नवीन कुमार जी बोल रहे हैं, गुड मॉर्निंग सर, आई एम ए बिग फैन ऑफ शरद सर, प्लीज़ मेरा क्वेश्चन पूछ लीजिए, सीएससी में अभी क्या करना चाहिए? आई हैव 150 शेयर्स एट द रेट ऑफ 160 सर। शरद सर। जी। तो देखिए सब सीएससी में बिल्कुल, अब मुझे लगता है कि अभी भी इसके अंदर कहीं कोई ऐसा लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से अगर आप हैं तो सब बिल्कुल इसमें बने रहिए। मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई दिक्कत अभी आपको इसके अंदर आने वाली है। ऑपरेशनली परफॉर्मेंस कंपनी का बहुत अच्छा है। अगर आप देखें तो डिमांड लगती है कि पावर सेक्टर में लगभग 2027 तक करीब करीब 4% कैगर के हिसाब से ग्रो करते हुए आपको दिखाई देगी। कैपेसिटी एडिशन देखिए कंपनी का बहुत अच्छा है, लगभग फाइनेंशियल ईयर 24 में देखें तो करीब 25 गीगावाट के आसपास के कैपेसिटी एडिशन है। रिन्यूएबल कैपेसिटी आप देखिए डिसेंट ग्रोथ आपको दिखाई दे रही है। तो अगर आप देखिए मुझे लगता है बिल्कुल सर पोजिशनली बिल्कुल स्टॉक में बने रहिए। देखिए अच्छे स्टॉक में बने रहने में सर कोई घबराहट नहीं है, बाजार में चॉपीनेस रहेगी क्योंकि इंडेक्स का प्ले रहता है, जैसा मैंने डिस्कस किया ईटीएफ्स प्ले करते हैं इंडेक्स में और वहां पर प्रॉफिट बुकिंग रहती है। बट अगर आप लंबी अवधि के देखें तो मुझे कम से कम 225 रुपए के भाव इसके अंदर बिल्कुल सीएससी में दिखाई देते हैं। बेस कहाँ बना हुआ है? बेस आपका बना हुआ है 137 रुपए 138 रुपए के आसपास। तो अगर आपने 10 रुपए अपने पोर्टफोलियो में इस पर्टिकुलर स्टॉक को या 5 रुपए इस पोर्टफोलियो अपने स्टॉक को दिया हुआ है, तो अगर आप थोड़ा और एलोकेट करेंगे, थोड़ा स्टैगर्ड बाइंग करेंगे, तो आपको कम से कम 225 रुपए का भाव तो यहाँ बिल्कुल अभी दिखाई दे जाएगा कुछ समय में। बाजार में चॉपीनेस रह सकती है। मैं लगातार देखिए रिट्रेट कर रहा हूँ, 83% के अंदर एफआईआई के लॉन्ग्स हैं, 88% 92% से प्रॉफिट बुकिंग रहती है। एफआईआई का अच्छा पैसा है, एफआईआई का ज्यादा पैसा कभी छोटे मूव के लिए नहीं आता, बड़े मूव के लिए आता है लंबे अवधि में। तो दिसंबर तक के लिए होल्ड कीजिए सर, 225 तक का भाव दिखाई देगा। मुझे लगता है अगर आप स्टॉप लॉस ट्रेल करना चाहते हैं, चूंकि आपकी खरीद उस लेवल पे है, तो 160 जी रुपए के आसपास स्टॉप लॉस रखिए। उसके नीचे जाए तो जरूर पोजीशन काटिएगा। अगर आपको लगता है, मैं जी। सलाह नहीं दूंगा, अच्छा स्टॉक है, पोजिशनिंग परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है कंपनी का, 225 रुपए के भाव के लिए सर बने रह सकते हैं। एक क्वेश्चन मिला है हमें साबिहा सईद जी का, इनके परसिस्टेंट सिस्टम पर हेमंत सर 3 महीने का व्यू लेना चाहते हैं। ये साबिहा सईद जी, आपका जो 2 सवाल और हैं
JWL और BEL पर। सर ये हम ऑलरेडी ले चुके हैं, तो आप प्लीज़ वीडियो को पहले देख लीजिएगा, लेकिन परसिस्टेंट सिस्टम पर सवाल ले लेते हैं। हेमेंद्र सर कैसे देख रहे हैं सर 3 महीने के व्यू से? पॉजिटिव तो है ही, क्योंकि शायद ये और OFSS जो पूरा जो IT स्टॉक इंडेक्स है या पूरा सेक्टर है, उसमें से सबसे स्ट्रांग ये दोनों ही रहते हैं। क्योंकि ये दोनों रहते हैं, रॉन्ग वर्ड, लेकिन अभी ये दोनों सबसे स्ट्रांग है, क्योंकि ऑल टाइम हाई कायम किए हैं। अगर आप देखेंगे तो शायद TCS ने भी नहीं, विप्रो ने भी नहीं किया है ऑल टाइम हाई। तो आउट परफॉर्मेंस है, तेजी इंटैक्ट है। मेरे हिसाब से होल्ड करिए। 4450 इंपॉर्टेंट लेवल है, उसके नीचे जाना नहीं चाहिए। नहीं जाता है तो मुझे लग रहा है 5100 पहले आएगा। सो आउटलुक इज पॉजिटिव। यस, जो रनअप हुआ है उसका थोड़ा टाइम प्राइस करेक्शन देख रहे हैं, शायद और कंसोलिडेट करे, लेकिन आउटलुक क्लियरली पॉजिटिव है। जी, एक हमारे साथ दर्शक भी जुड़ चुके हैं, मिस्टर आमिर अली हैं। आमिर साहब हाय, नमस्कार सर, पूछिए अपना सवाल। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, पूछिए अपना सवाल प्लीज। हाँ सर, मेरा मैंने इसके शेयर लिए हैं 83 at the rate of 441। सर मुझे ये जानना है कि क्या मैं इसमें बना रहा हूँ या इसका क्या टारगेट रहेगा, क्योंकि मैंने इसको आज ही परचेज किया है। सर 441 तो ये गया नहीं, आज कैसे किया है आपने? 341 पे किया था क्या? नहीं 441 पे मैंने इसको बाई किया है। तो ये थोड़े समय पहले किया होगा आपने, राइट? जी जी बिल्कुल। आमिर जी, हम आपका सवाल ले लेते हैं। शरद सर, इन्होंने अदानी विल्मार के शेयर लिए हुए हैं 441 रुपए के। शेयर 341 चल रहा है। कल परसों इनका इनफैक्ट Q1 डेटा भी आया था, जिसमें जो इनकी वॉल्यूम ग्रोथ थी वो करीब 13% थी, वैल्यू ग्रोथ करीब 11% थी। काउंटर कल ओपन भी ठीक से हुआ, 347 रुपये तक गया, लेकिन उसके बाद फिर इसने स्ट्रेंथ खो दी। आज भी दोबारा स्ट्रेंथ सारे ही अदानी स्टॉक्स ने मॉर्निंग में लेने की कोशिश की, लेकिन फिर स्ट्रेंथ पर खरा नहीं उतरा। सर क्या करना चाहिए सर? 100 रुपये का नुकसान हो रहा है। देखिए कंपनी, देखिए सही, बिल्कुल सही विवेक जी आपने बात बोली। अगर आप ऑपरेशनली इस कंपनी का परफॉर्मेंस देखें तो मैं बहुत इंप्रेस नहीं हूँ परफॉर्मेंस से, और मैनेजमेंट कमेंट्री से भी बहुत ज्यादा बुलिशनेस नहीं देखने को मिलती है। ग्रॉस प्रॉफिट देखें तो 10% स्टैंड अलोन बेसिस पर बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन अगर आप मैनेजमेंट का कहीं ना कहीं मानना है कि ऑयल एडिबल ऑयल प्राइसेस में एक स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी आने वाले समय में, जिससे प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती हुई दिखाई देगी, ब्रांडेड सेगमेंट में भी डिसेंट ग्रोथ देखने को मिलेगा। और बांग्लादेश ऑपरेशंस में कंपनी का मानना है कि प्रॉफिटेबिलिटी, इस फाइनेंशियल ईयर की प्रॉफिटेबिलिटी में कहीं ना कहीं पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। फूड एंड FMCG सेगमेंट में कंपनी को लगता है कि ब्रांड स्ट्रेंथ की वजह से मार्केट शेयर बढ़ेगा। ठीक है साहब, अच्छी बात है। लेकिन स्टॉक के अंदर आप देखिए, प्राइस भाव भगवान है। अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस 411 के भाव पे जबरदस्त है। सप्लाई जोन बना हुआ है, नेगेटिव करेक्ट ऑर्डर ऑफ मूविंग एवरेज स्टॉक के अंदर बना हुआ है लंबे दायरे से, नवंबर 22 के बाद से। तो जब तक ये 411 के ऊपर नहीं जाएगा विवेक जी, मैं इसमें खरीद की सलाह नहीं दूंगा। हाँ ये जरूर है, कोई फंस गया है, अटक गया, अगर आपने खरीद लिया है तो साहब आप बेस 320 रुपए के आसपास का बेस है, उसके नीचे खिसक जाए आप पोजीशन काट लें। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, बेहतरीन स्टॉक्स विवेक जी मिल रहे हैं। बॉटम अप्रोच रखें इन्वेस्टमेंट का, मार्केट के अंदर बेहतरीन स्टॉक्स मिल रहे हैं जहां पर मार्जिन एक्सपेंशन आने वाले समय में मिलेंगे अच्छे, वो स्टॉक भाग रहे। तो इस तरह के स्टॉक में फंसे रहने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ये इसमें बड़ा मूव 410 के ऊपर ही आएगा विवेक जी, तो अगर चाहें तो अपना पोजीशन काट ले, लॉस बुक कर ले, किसी और जगह जाएं, वहां शायद उनको ज्यादा फायदा दिखेगा। बिल्कुल, 410 के ऊपर अगर जाएगा तो मूव मिलेगा। 320 का एक स्टॉप लॉस लगा लें तो आप अपने लॉस को कुछ हद तक कंटेन कर सकते हैं। बाजार बोलता है मैं इतना ही, लेकिन बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ। छोटे शेयर ऊंची छलांग, कल भी हमने इसमें बात की थी। कल हमने
काफ़ी सारे छोटे शेयर्स लिए थे, लेकिन काफ़ी सारे सवाल आते हैं और जो निवेशक हैं उनकी फैंसी शेयर भी होते हैं यहाँ पर छोटे शेयर्स, और उनमें वो इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी लगा कर करते हैं और काफ़ी जो उनकी मनी होती है वो छोटे शेयर्स में लगी होती है। पहला सवाल लेते हैं हम। पहला जो सवाल भी है और यहाँ पर शेयर भी है वो है वक्रांगी सॉफ्टवेयर। यहाँ पर हिमेंद्र सर कैसा चार्ट व्यू बनना है सर? अगर हम देखें तो आईटी को लेकर इस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो बड़ी आईटी कंपनीज को लेकर आ रही हैं हालांकि रिपोर्ट, कि ये क्वार्टर जो होगा बड़ा डिसाइसिव होगा। यहाँ पर आईटी कमेंट्री इस तरह की हो सकती है कि उनका जो बुरा वक्त है, जो स्लो डाउन का वक्त है, वो अब शायद ओवर होने की तरफ हो। अगर सर लार्ज कैप आईटी ऑलरेडी 6000 पॉइंट चूंकि चल चुका है, तो अगर यहाँ से कमेंट्री आती है और लार्ज कैप आईटी में कुछ मूव मिलता है, तो क्या उसका एक रब ऑफ इम्पैक्ट स्मॉल कैप आईटी प्लेयर्स पर भी मिलेगा? क्या वक्रांगी सॉफ्टवेयर पर क्या करना चाहिए सर? हाँ विवेक जी, रब ऑफ मिल सकता है, लेकिन वक्रांगी पे मिलेगा कि नहीं पता नहीं, क्योंकि ये 6 साल से कुछ भी नहीं कर रहा है, और कितने साल और ये करेगा आई एम नॉट वेरी श्योर, क्योंकि ये पेरेनियल अंडर परफॉर्मर रहा है, कुछ एक्साइटिंग है नहीं। और जैसा आपने बताया, आईटी इंडेक्स कहाँ से कहाँ पहुंच गया, करेक्शन भी आया, नया हाई किया, स्टॉक्स कहाँ से कहाँ चल गए, और ये इसने कुछ हाई किया था जनवरी 18 में, तब से जी आज तक कुछ हुआ ही नहीं है। और अगर आप देखेंगे तो जुलाई 18 में कुछ 61 के आसपास था, उसके बाद 2 बार 60 आया, लेकिन कुछ हुआ नहीं है। सो आई वुड से ये जो पॉजिटिविटी है यहाँ पे मुझे आएगी कि नहीं, सीवियर डाउट्स है, क्योंकि कुछ टेक्निकली कंपेलिंग दिख नहीं रहा है, और पास्ट हिस्ट्री भी कुछ सपोर्ट नहीं कर रही है विवेक जी। जी हेमेंद्र सर, इसमें 2018 में तो पीसी ज्वेलर्स के साथ इनका कुछ मामला था, जिसकी वजह से इस काउंटर में गिरावट देखने के लिए मिली थी। और अभी जो गिरावट देखने के लिए मिली थी वो इसलिए कि इनमें से इस पर्टिकुलर शेयर में से एक कंपनी डिमर्ज होकर लिस्ट हुई थी, VLS इन्फो करके है, जिसकी वजह से इसकी जो शेयर की प्राइस वैल्यू है वो थोड़ा सा नीचे आ गई थी, क्योंकि वो काउंटर भी करीब 60-70 रुपये की रेंज पे पहुंच गया। तो मतलब अगर यहाँ पर आईटी में कुछ मूव मिलता है तो सर क्या टारगेट स्टॉप लॉसेस रखने चाहिए? कि स्टॉप लॉस बता दीजिए, क्योंकि बहुत सारे सवाल डेली बेसिस पर आते हैं सर। शॉर्ट टर्म स्टॉप लॉस है तो आप 18 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए, पोजिशनल है तो 15 का स्टॉप लॉस रखिए। टारगेट दूंगा नहीं, क्योंकि मुझे इस पे बाई कॉल दिख नहीं रहा है विवेक जी। जी कोई दिक्कत नहीं है सर। दूसरा काउंटर सुबेक्स। सुबेक्स सिस्टम, यहाँ पर हमने एक स्ट्रेंथ बनती हुई देखी है पिछले कुछ सत्रों में। 28 रुपये से काउंटर 31-32 रुपये की रेंज पर आया, हालांकि बड़ा मूव नहीं कह सकते छोटे शेयरों के लिहाज से, लेकिन इस कंपनी के जो पिछले क्वार्टर के रिजल्ट्स थे उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि कुछ एक्सेप्शनल आइटम्स थे, जिसकी वजह से इनका जो गेन था वो कम हो गया था। मतलब जो प्रॉफिटेबिलिटी थी वो दिखी नहीं थी, ठीक से रिफ्लेक्ट नहीं हो पाई थी। लेकिन अगर इस क्वार्टर में देखें, अगर वो एक्सेप्शनल गेन इस तरह का, एक्सेप्शनल लॉस कोई इस तरह का नहीं आता है, तो हो सकता है कि कंपनी अच्छे नतीजे पेश कर दे। शरद सर कैसे देख रहे हैं सुबेक्स को? जी, तो देखिए, अगर आप टेक्निकली देखें विवेक जी, तो देखिए अगेन मैं इस तरह के चार्ट से बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं रहता हूं, क्योंकि इंडेक्स को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडेक्स से अगर आप कोरिलेशन कोएफिशिएंट देखें तो नेगेटिव है। बाजार किसी भी तरह का स्टॉक में कोई मूव नहीं है। अगर आप देखें समवेयर अराउंड, मैं देख पा रहा हूँ 2021 के बाद से लगातार लोअर हाइज लोअर लोज बन रहे हैं। कंसोलिडेशन बना हुआ है अगस्त 2022 के आसपास से। हाँ, एक कोई फंडामेंटल न्यूज जैसे आपने डिस्कस किया कुछ इसके अंदर डिस्काउंट होता है, तो बेस 26 रुपए के आसपास है। इस तरह की कोई मटेरियल चेंज आता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में, मार्जिन्स में एक्सपेक्ट करता है मार्केट पार्टिसिपेंट, तो बिल्कुल इसके अंदर एक मूव आ सकता है। उस कंडीशन में 26 रुपए के पास बेस है। मुझे लगता है अगर कोई पर्टिकुलर मूव आता है, अगर ये सस्टेन करता है 34 रुपए के ऊपर, विवेक जी अभी 31 रुपए 55 पैसे का भाव है, तो जरूरी है कहीं ना कहीं 40 रुपए की तरफ जा सकता है, और ऊपर हो सकता है 45 रुपए की तरफ भी जा सकता है। बट मुझे लगता है इसके लिए कोई डिसेंट मटेरियल चेंज चाहिए होगा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में। बिल्कुल, तो एक डिसेंट मूव के लिए डिसेंट कुछ फाइनेंशियली रिपोर्टिंग में कुछ नंबर्स चाहिए होंगे, जिसकी वजह से ये काउंटर चल पाएगा। तो ये क्वार्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा सुबेक्स के लिए, अगर कुछ भी ये रिजल्ट्स देते हैं और इस तरह का एक्सेप्शनल लॉस वगैरह कुछ नहीं दिखाते हैं। नेक्स्ट काउंटर की तरफ बढ़ते हैं। इन्फीबीम एवेन्यूज़, ये फिनटेक कंपनी है।
यहाँ पर एक सवाल भी आया था सबसे शुरू में, मैंने उन जो हमारे दर्शक थे उनको बोला भी था कि हम आपका सवाल जरूर लेंगे। पुनीत शर्मा जी का सवाल था, 3400 शेयर हैं सर 34 रुपए के भाव पर, आज करीब 5% का मूव है, काउंटर पर करीब 31 रुपये 40 पैसे ये चल रहा है। हेमेंद्र सर कैसा लग रहा है ऑन चार्ट सर? शॉर्ट टर्म बॉटम बन गया है हाँ विवेक जी। मीडियम टर्म काफी टाइम से करेक्शन है, काफी टाइम मतलब 1 2 3 4 4 महीने हो चुके और ये 5वां महीना है। शायद करेक्शन खत्म हो रहा है, लेकिन ये शॉर्ट टर्म पॉजिटिव क्लियर है चार्ट पे विवेक जी। और ये मुझे लग रहा है ये मीडियम टर्म मतलब वीकली चार्ट पे भी ये पॉजिटिव कन्वर्ट होने चाहिए। जैसे आपने बताया 31 के आसपास है, ये 33 के ऊपर बंद आता है वीकली चार्ट पे तो थिंग्स शुड स्टार्ट लुकिंग बेटर। बट यस, आई वुड बी मोर पॉजिटिव देन नेगेटिव, बट 33 पार करना थोड़ा जरूरी बन जाता है विवेक जी। सर 33 पार करेगा तो कहां तक जा सकता है? 33 पार किया तो छोटा लेवल है 35 और फिर 38। जी, तो 38 तक भी जा सकता है मैक्सिमम साइड पर। तो 34 रुपये के जो पुनीत जी ने आपने लिए हुए हैं, तो सर ये आप देख लीजिएगा कि 33 पार करने के बाद ही इसमें आपको एक डिसाइसिव मूव मिल पाएगा। नेक्स्ट जो आईटी का काउंटर है, हम आज स्मॉल कैप आईटी काउंटर्स को ले रहे हैं क्योंकि अब चूंकि आईटी वीक शुरू हो चुका है, आईटी के रिजल्ट्स आ रहे हैं, टीसीएस के रिजल्ट्स आएंगे, उसके बाद एचसीएल टेक के रिजल्ट्स आएंगे। तो इस वीक में ही 2 बड़ी दिग्गज आईटी कंपनीज के रिजल्ट आएंगे। नेक्स्ट वीक 18-19 तारीख में इन्फोसिस और विप्रो जैसी दिग्गज इन्फोसिस के रिजल्ट्स आएंगे। और उसके बाद बहुत सारी जो दिग्गज आईटी कंपनीज हैं लाइक परसिस्टेंट सिस्टम, एचसीएल टेक, माफ़ कीजिएगा विप्रो और टेक महिंद्रा, इन सभी के रिजल्ट्स आते हुए दिखाई देंगे। व्रिंची सॉफ्टवेयर सर, इस काउंटर पर भी मूव एक बड़ा रेंज बाउंड रहता है। शरद सर 35-34 रुपये तक आता है ये काउंटर, फिर 43-44 तक जाता है, फिर यहाँ से काफ़ी समय तक वक्त गुजारता है, फिर 43-44 हो जाता है। क्या मूव लग रहा है सर इस काउंटर पर? जी काउंटर का दोबारा सर व्रिंची, VIR NCHI। ओके राइट, जी जी। तो देखिए बिल्कुल जी, देखिए अगर आप देखें तो मुझे लगता है कि एक बेस इसके अंदर कहीं ना कहीं अप्रैल के बाद कहीं ना कहीं बना है। ये वही जोन है जहां से आईटी का कहीं ना कहीं बेस बनना शुरू हुआ था आईटी सेक्टर में पर से। तो 33 रुपए के आसपास, 33 रुपए 50 पैसे के आसपास एक डिसेंट बेस है। अब रिजल्ट्स आएंगे तो बिल्कुल कहीं ना कहीं जरूर देखने की बात है कि किस तरह के रिजल्ट्स आएंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। हाँ, अगर कोई जैसा मैंने डिस्कस किया पहले भी, अगर किसी तरह की कोई फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में कोई चेंजेस आता है, किसी तरह का कोई मैनेजमेंट डिस्कशन पॉजिटिव आता है, तो जरूर 35 रुपए के भाव से अगर ऊपर बेस के ऊपर चलना शुरू होता है तो ये दायरा ऊपर की तरफ बनता है करीब 40 रुपए का। लेकिन इसके लिए स्टॉक को चलना होगा करीब 37 रुपए के ऊपर। अभी भाव है 35 रुपए 58 पैसे। किसी भी सप्ताह में 37 रुपए के ऊपर सेटल हो जाए तो मुझे लगता है जरूर इसके अंदर 42 रुपए का एक बार भाव आ सकता है। लेकिन उसके लिए अगेन जैसे आपने बोला, ये जरूर है, देखिए यूरोप एंड यूएस से बहुत क्लियर सिग्नल्स मिले हैं निफ्टी आईटी को 4 जून के बाद। मैंने शायद मुझे मौका मिला तो मैंने डिस्कस भी किया था कि जिस वजह से डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग बढ़ती हुई दिखाई दी, ऑर्डर बुक कहीं ना कहीं बढ़ती हुई दिखाई दी, वो सारी चीजें अभी देखिए रिजल्ट्स आने शुरू हो गए हैं, वो सारी चीजें ऑलरेडी प्राइसेस में कहीं ना कहीं डिस्काउंट होंगी और फर्दर बाजार उसको डिस्काउंट करने की कोशिश करेगा। मार्केट पार्टिसिपेंट इन प्राइसेस को डिस्काउंट करने की कोशिश करेंगे। तो बिल्कुल आपने सही बात बोली, छोटे मझोले आईटी स्टॉक्स में हो सकता है एक मूव आए। जी, तो छोटे मझोले आईटी शेयर्स पर नज़र बनाकर रखनी होगी। हेमेंद्र सर, एक काउंटर है ट्रैक्सन टेक, इसका आईपीओ आया था हाल फिलहाल में, इसमें बड़े बड़े निवेशकों ने भी निवेशित किया हुआ था, टाटा और बिन्नी बंसल, इन सभी के बड़े निवेश थे। आईपीओ को अच्छा रिस्पांस भी मिला था। सर ये जब से काउंटर लिस्ट हुआ है उसके बाद से एक अच्छा रिटर्न भी दे चुका है, अभी 95 रुपीज़ तक आ चुका है। क्या करना चाहिए सर इस काउंटर पर? विवेक जी 102 पार नहीं करता तब तक कुछ होने वाला नहीं है और काफी टाइम से रिबाउंड है। लास्ट टाइम उसने जो 102 पे ऊपर ब्रेकआउट दिया 124 करके वापस 74 तक नीचे गिर गया था। सो आई वुड से आउटलुक पॉजिटिव है, सिचुएशन सुधर रही है, चार्ट्स भी अच्छे लगने लग गए हैं, लेकिन 102 के ऊपर सस्टेन करना जरूरी है। तब तक वो नहीं होता तब तक आई डोंट थिंक कुछ मतलब सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट चार्ट पे आए। 102 इज इम्पोर्टेंट विवेक जी। जी,
चलिए, अब हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं, उनका नाम भी विवेक है। विवेक जी, हाय, गुड मॉर्निंग सर, आप पूछिए अपना सवाल प्लीज। गुड मॉर्निंग सर, मेरा विवेक पटना से बोल रहा हूँ मैं। जी सर। हेलो जी सर, पूछिए अपना सवाल प्लीज। सर से मेरा क्वेश्चन है इंजीनियर्स इंडिया के लिए। मैं बहुत नीचे लिया था, 71 भाव में लिया था, 298 शेयर है मेरे पास। ओके। अभी ये बहुत प्रॉफिट में है, मैं प्रॉफिट बुक कर लूँ या और ज्यादा आगे जा सकता है? जी, बहुत इंटरेस्टिंग, आपने बहुत अच्छे लेवल्स पर एक अच्छी बाइंग की हुई है। शरद सर, इंजीनियर्स इंडिया सर 298 शेयर हैं 71 रुपए के भाव के, अभी पूछ रहे हैं कि प्रॉफिट बुक कर लिया जाए या रखा जाए अभी इस शेयर को? देखिए, बेहतरीन कंपनी का परफॉर्मेंस रहा है। अगर आप देखें लास्ट फाइनेंशियल ईयर, तो करीब डिसेंट बेहतरीन रेवेन्यू, करीब 3,000 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू कंपनी ने क्लॉक किया है। डिसेंट मार्जिन है। अभी भी कंपनी को कहीं ना कहीं लगता है कि ऑर्डर फ्लो बहुत अच्छा है, लगभग 1,800 करोड़ का इस फिस्कल ईयर का ऑर्डर फ्लो है। और उनको लगता है कि कहीं ना कहीं जो कोल गैसिफिकेशन सेक्टर है, वहां पर कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट एनहांसमेंट देखने को मिलेगा, एक नया मार्केट देखने को मिलेगा, ऑर्डर बुक देखने को मिलेगी। ईपीसी बिजनेस में देखें तो कहीं ना कहीं मार्जिन एक्सपेंशन देखने को मिला है। अभी भी कंपनी को लगता है कि मार्जिन लगभग 22 से 24% के लगभग बने रहेंगे। और ये सारी चीजें देखिए, कंपनी ने डिविडेंड बहुत अच्छा पे आउट किया है। तो ये सारी चीजें देखते हुए मुझे लगता है लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से बिल्कुल इंजीनियर्स इंडिया के अंदर बने रहना चाहिए। चार्टिकली आप देखें तो देखिए, आप अगर देखें तो लगातार एक पॉजिटिव करेक्ट ऑर्डर ऑफ मूविंग एवरेज बना हुआ है करीब 160 रुपए के जोन से। अभी भी कोई इस तरह का चार्ट जब होता है, अगर आप देखें तो अगर आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ड्रॉ करें, तो अभी भी एक्सट्रीम वैल्यूएशंस नहीं आए हैं कंपनी के। 330 रुपए तक का भाव, 300 रुपए, 303 रुपए तक का, 300 रुपए तक का भाव इसमें भी खुल सकता है। तो पोजीशन काटना नहीं चाहिए, आपने नीचे के दायरे पर खरीदा है। एक स्टॉप लॉस बनाए, पिछले 3 एक वीक का कंसोलिडेशन जोन था 240 250, उसी जोन को पकड़ के अपना स्टॉप लॉस बनाए। अगर वो आपका कट जाए तो घबराए नहीं, फिर नीचे आपको मिलेगा कहीं ना कहीं 200 215 230 के आसपास, लपक लीजिएगा, रख लीजिएगा, स्टॉप लॉस रखिएगा 180, फिर आपको दोबारा 320 330 रुपए तक का ट्रेंड दिखाएगा। तो अभी आप एक स्टॉप लॉस जरूर, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखिए करीब 245 रुपए के आसपास। जी, तो यहाँ पर 245 रुपए के एक स्टॉप लॉस के साथ आप अपनी पोजीशन में सर देख लीजिए कि आपको कौन से लेवल्स को महत्व देना है। जो सर ने बताए हैं उन लेवल्स को एक बार नोट जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो सवाल भी मिलता है हमें इस काउंटर पर, और सर काफ़ी कुछ इस काउंटर पर ट्रैक्शन भी रहता है, 3i इन्फोटेक। ये काउंटर हेमेंद्र सर काफ़ी अच्छा चला था एक समय पर, लेकिन इसकी कैपिटल स्ट्रक्चरिंग हुई, उस के बाद ये काउंटर थोड़ा सा शांत जोन में चला गया है, अभी 40 रुपए के आसपास चल रहा है। सर क्या करना चाहिए? आप जैसे आपने बताया, वो जो कैपिटल वाली बात हुई विवेक जी, तब के बाद स्टॉक बहुत डल हो चुका है और फॉलो बाइंग आती नहीं है। अभी भी लग रहा है कि एक वीकली चार्ट पर बेस बन गया है 46 के ऊपर, थिंग शुड स्टार्ट लुकिंग बेटर। लेकिन वंस अगेन बहुत एक्साइटिंग नहीं है, क्योंकि फॉलो, एटलीस्ट अभी तक का एक्सपीरियंस ये रहा विवेक जी, जब भी टेक्निकल पॉजिटिव्स आते हैं थोड़ा ज़रूर चलता है स्टॉक, फॉलो बाइंग आती नहीं है। अगर इस बार फॉलो बाइंग आई 46 के ऊपर, तो आई थिंक एक इंटरमीडिएट अप ट्रेंड में दाखिल हो जाएगा स्टॉक, और फिर 64 का जो स्विंग हाई है एक साल 8 महीने पहले का, आई थिंक वो टेस्ट करने आएगा। सो आई वुड बी कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक। पांच जो जो पहले का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत कॉन्फिडेंस गिविंग नहीं है, शायद इस बार 46 के ऊपर कुछ अच्छा करे। जी, एक सवाल मिला है हमें गजेंद्र वैद्य जी का, विंध्या टेलीलिंक और सी इन्फो सिस्टम पर। सर ये पूछना चाहते हैं शरद सर, विंध्या टेलीलिंक को कैसे देख पा रहे हैं सर ऑन चार्ट्स? राइट। तो देखिए, चार्टिकली देखें तो कहीं ना कहीं चॉपी है, कंसोलिडेशन जोन बना हुआ है 11 सितंबर के आसपास। कंसोलिडेशन नहीं, चॉपीनेस इसको कहेंगे, क्योंकि बाजार से कोरिलेशन नेगेटिव है। तो देखिए, नीचे की तरफ कहीं ना कहीं 2,000 रुपए का भाव, ऊपर की तरफ कहीं ना कहीं 2700 रुपए का भाव इस जोन में ट्रेड कर रहा है। इस जोन को उसको तोड़ना पड़ेगा ऊपर की तरफ। ट्रेंड नेगेटिव नहीं है, मींस नीचे की तरफ जाने की थोड़ी कम संभावना है। बेस बना हुआ है 2,000 रुपए के आसपास। संयम आपका पेशेंस टेस्ट करेगा सर। 2700 रुपए के ऊपर जाएगा तभी एक डिसेंट मूव बनेगा ऊपर की तरफ। अगर 2700 रुपए के ऊपर सस्टेन हो जाता है तो आपको 3600 रुपए के भाव इसमें दिख सकते हैं।
ठीक है, टेलीकॉम सेक्टर में विचेवर वे मैं पॉजिटिव हूँ। मुझे लगता है आने वाले समय में मार्जिन एक्सपैंड होंगे टेलीकॉम एंसिलरीज में। तो बिल्कुल बने रहिए साहब। स्टॉप लॉस थोड़ा डीप हो जाता है, 2100 रुपए के आसपास हो जाता है। 2700 रुपए के ऊपर जाए तो 3600 का भाव मार्च 2025 तक होल्ड कीजिएगा। 3 क्वार्टर की होल्डिंग आपकी रह सकती है। जी, हेमेंद्र सर, सी इन्फो इस काउंटर को कैसे देख रहे हैं आप? सी इन्फो डेटा थोड़ा कम है रिलेटिवली विवेक जी। जी। एक इंटरमीडिएट अपट्रेंड में है। बहुत ही बढ़िया रनअप दिया उसने 1950 से लेकर 2750, और ये इतनी तेजी से चला, उसके हिसाब से ये थोड़ा टाइम प्राइस कंसोलिडेशन में दाखिल हो चुका है। चार्ट्स पे तो आउटलुक पॉजिटिव है, इंडिकेटर पूरे सपोर्ट में है विवेक जी। सो आई वुड से यहाँ पे अगर गिरता है तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल हो जाता है। 2200 के आसपास, अभी तो दूर है, 2400 है, 2200 के आसपास 2100 या स्टॉप लॉस लेके पोजीशन बना सकता है। करंटली नो ट्रेड जोन में है, क्योंकि मुझे लग रहा है ये जो बाउंस है सस्टेन नहीं होगा, कंसोलिडेशन में और टाइम लग सकता है। हाँ, लेकिन उसके पहले अगर 2500 के ऊपर बंद आएगा विवेक जी, तो ये जो अपनी डिस्कशन हुई वो वैलिड नहीं रहेगी, और ये 2700 पहले दिखेगा विवेक जी। बिल्कुल, मैपमाई इंडिया के नाम से ये काउंटर जाना जाता है, और इस पर गोल्डमैन सैक्स की एक रिपोर्ट आई थी जब इस काउंटर पर मूव देखने के लिए मिला था लगातार 2-3 दिन, और 2800 रुपये के उन्होंने टारगेट्स दिए थे। उसके बाद प्रमोटर ने कुछ अपना शेयर बेच दिया, तो इसका जो एक मूव चल रहा था वन वे, वो रुकता हुआ दिखाई दिया। छोटे शेयर ऊंची छलांग को तो यहाँ पर रोकते हैं। बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ। मल्टीबैगर शेयर, यानी कि वो शेयर जो कि आपको एक अच्छे रिटर्न्स दिला सकते हैं छोटी अवधि में, अगर छोटे ठीक ठाक मीडियम टर्म वाले टारगेट हो, और अगर लंबी अवधि के लिहाज से देखें तो एक लंबे टारगेट्स आपको मिल जाएं। दो हमारे साथ दिग्गज जुड़े हुए हैं। हेमेंद्र सर, पहले आपके पास आना चाहूँगा। सर, आपकी रडार पर कौन से ऐसे शेयर्स हैं सर जो कि अच्छे रिटर्न्स दिला सकते हैं? विवेक जी, मल्टीबैगर तो नहीं है, लेकिन जी। अच्छे रिटर्न दिला सकता है स्टॉक है आईसीआईसीआई प्रू लाइफ इंश्योरेंस। ओके। अगर आप देखेंगे तो ये 3 साल, तीन भी नहीं शायद, 22 23, हाँ 3.5 साल का कंसोलिडेशन है विवेक जी। और 640 के ऊपर लास्ट टाइम जो बंद आया था विवेक जी, वो था सितंबर 2021। तो अब यहाँ से ये स्टॉक ब्रेकआउट की तरफ बढ़ रहा है। आइडियली मंथ एंड तक रुकना चाहिए, लेकिन मार्केट इतने वोलेटाइल है कि मंथ एंड तक पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो जाएगा। तो ये अप्रूव आईसीआईसीआई पे बाय कॉल रहेगा। 645 की एंट्री, 620 का स्टॉप लॉस विवेक जी, 695 का टारगेट। ये प्रीवियस ऑल टाइम हाई है 724, वो टेस्ट कर सकता है। इट इज लुकिंग क्वाइट पॉजिटिव, ब्रेकआउट दे रहा है काफी कंसोलिडेशन के बाद। और दूसरा स्टॉक आउटलुक थोड़ा सिमिलर है, थोड़ा लॉन्गर टर्म है विवेक जी, वो है डाबर। डाबर भी अगर आप चार्ट देखेंगे तो 610 के ऊपर सितंबर 2021 में था, तब से लेकर 480 और 610, 480 और 610, 3 साल करीब हो चुके हैं विवेक जी। अब ये 610 के ऊपर निकल रहा है और सस्टेन करने की मूड में है। इंडिकेटर्स शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म सब पॉजिटिव हो चुके हैं, और मंथली चार्ट पे भी क्रॉस ओवर बाय में आ चुके हैं। तो डाबर पे बाय कॉल रहेगा, 620 की एंट्री। लेकिन एक ही ध्यान है, थोड़ा स्लो मूविंग स्टॉक है। 620 की एंट्री, 580 का स्टॉप लॉस, और 700 का टारगेट रहेगा विवेक जी। तो डाबर में 700 रुपये का टारगेट यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। ये 600 की जगह 700, आई वुड रिक्वेस्ट टू माय पीसीआर टीम कि वो इसको 700 रुपये कर दें। यस, 622 रुपये का इस पर सीएम करंट मार्केट प्राइस चल रहा है। 580 का टारगेट, 580 का स्टॉप लॉस और 700 रुपये का टारगेट। साथ ही आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, दोनों ही काउंटर F&O के हैं। तो हेमेंद्र सर, मैं इनको मल्टीबैगर से कम नहीं बोलूँगा सर, क्योंकि 1500 का लॉट है सर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का। 20 रुपये नीचे का 25 रुपये नीचे का एक स्टॉप लॉस लगाकर अगर आपको 50 रुपये मिलते हैं
तो यहाँ पर एक अच्छा खासा रिटर्न बन जाएगा। 695 रुपये अगर ये जाता है काउंटर, तो यहाँ से 50 रुपये और इंटू 1500 रुपये कर लें सर, 75,000 रुपये हो जाते हैं एक ही लॉट पर। तो सर इसमें F&O में भी पोजीशन बना सकते हैं सर हिमेन सर? आई थिंक सो। क्या, क्योंकि विवेक जी काफी स्ट्रक्चर्ड पोजीशन है, इन द सेंस कंसोलिडेशन में बहुत टाइम गया है। रिस्क मार्केट है, रिस्क तो रहता ही है, लेकिन मेरी राइट। गिनती के हिसाब से रिस्क एक ही है कि मार्केट रिस्क है। स्टैंड अलोन विवेक जी, अगर 3-3 साल के बाद ये स्टॉक्स इंपॉर्टेंट लेवल्स पे सस्टेन कर रहे हैं, तो आई वुड बी स्लाइटली मोर कॉन्फिडेंट। और इमीडिएटली रिवर्स, आई थिंक शरद जी ने भी बोला भाव भगवान है, तो इमीडिएटली रिवर्सल की उम्मीद है नहीं, लेकिन 3 साल के बाद अगर लेवल है तो आई वुड बी मोर और लेस कॉन्फिडेंट कि आप F&O में भी पोजीशन ले सकते हैं। वंस अगेन, बजट सर पे है और मार्केट्स ओवरबॉट है। स्टैंड अलोन बोथ स्टॉक्स लुक गुड, शायद इमीडिएटली नहीं तो एंड ऑफ द कैलेंडर ईयर बहुत ही मतलब सॉलिड बेस बनाकर खड़े हो रहे विवेक जी, दोनों स्टॉक्स। बिल्कुल। तो यहाँ पर F&O वाले प्लेयर्स तो अगर करते हैं तो कुछ ये रिस्क ध्यान में रखते हुए कि बजट आपके सर पर खड़ा हुआ है, तो वॉलेटिलिटी मार्केट में देखने के लिए मिल सकती है। तो विद द हेजिंग टूल्स आप इस्तेमाल करें विद द फाइनेंशियल एक्सपर्ट। और अगर आप कैश में पोजीशन बना रहे हैं तो आप आराम से बना सकते हैं विद स्टॉप लॉसेज। हेमंत सर, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए। Thank you. It's always been a pleasure, Vivek. It's a wonderful show. Nice to do a show with you, Sharad ji. Thank you. थैंक यू सर। जी। शरद सर आप अभी बने रहिए सर। शरद सर की कॉल्स तो अभी लेना बाकी हैं कि शरद सर की कौन सी ऐसी कॉल्स हैं जो कि हमें प्रॉफिट दिलाएंगी। तो एक बार देख लेते हैं शरद सर की कॉल्स पर कि शरद सर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं अभी? जी जुड़े हुए सर। सर आप अपनी कॉल्स बिना बताए जा रहे थे सर, आपकी कॉल लेना जरूरी है सर, बताइए प्लीज। जी विवेक जी, एनबीसीसी पर ध्यान रखिए। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड कंसल्टेंसी से 92% का रेवेन्यू आता है कंपनी का। अगर जी। आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं 2000 लास्ट फाइनेंशियल ईयर में रिकॉर्ड रेवेन्यूज आए हैं। 18% इंक्रीज कंसोलिडेटेड लेवल पे हमें देखने को मिला है। करीब 23,500 करोड़ की सेल्स, रिकॉर्ड 250% इंक्रीज हमें सेल्स में देखने को मिला है। अगर कंपनी के पास देखिए, मालदीव्स और मॉरिशस में प्रोजेक्ट्स हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। दुबई, अफ्रीका, अरेबियन कंट्रीज में भी प्रोजेक्ट्स हैं। इस साल कंपनी कहने की मैनेजमेंट मान के चल रहा है कि करीब 12,500 से 13,000 करोड़ का टॉप लाइन क्लॉक होगा। एबिटा मार्जिन करीब 6% के लगभग रहेंगे और वही 5.25-6% के लगभग पैट मार्जिन रहेंगे। एक डिसेंट ऑर्डर फ्लो 25,000 करोड़ से लगभग मिलता हुआ दिखाई देगा। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं देखिए स्टॉक के प्राइस में डिस्काउंट हो रही हैं। एक नया मूव शुरू हुआ है। बीएचईएल का आप देखें तो 10,000 करोड़ से 15,000 करोड़ का ऑर्डर इनके पास ऑलरेडी है। तो अब अगर आप स्टॉक में देखें तो जो प्राइस एक्शन है विवेक जी, मुझे लगता है कि करीब करीब 275 रुपए के भाव कम से कम इसमें भी खुलते हुए दिखाई देंगे। 189 का भाव है। 150 के पास अपना स्टॉप लॉस रखिए। मुझे लगता है शायद विवेक जी 275 आएगा तो हम लोग दोबारा एक बार डिस्कस करेंगे। इसके भाव और भी ऊपर की तरफ खुलते हुए दिखाई देंगे। जिस तरह का प्राइस पैटर्न इसके अंदर बन रहा है, मुझे लग रहा है जिस तरह का ब्रेकआउट आया है 173 के आसपास फरवरी के हाइस का, मुझे लगता है कुछ न्यूज इसमें डिस्काउंट हो रही है। कुछ मार्केट पार्टिसिपेंट कुछ इसमें एक्स्ट्रा देख रहे हैं। तो 275 का तो टारगेट अभी इसमें कुछ समय में देखने को मिल जाएगा 150 के स्टॉप लॉस से। जी। दूसरा स्टॉक विवेक जी है एचबीएल पावर सिस्टम्स। अगर आप देखें तो बेसिकली ये क्या करता है, बैटरीज, ई मोबिलिटी और दूसरे प्रोडक्ट्स के अंदर इसका बिजनेस है। इस सेक्टर में आप एक्साइड में और हमारा राजा में डिसेंट मूव ऑलरेडी देख चुके हैं। किस तरह के मूव आए हैं वो आपने देखे हैं। एचबीएल में भी आप देखें तो पिछले एक साल में करीब 500% का रिटर्न आया है। बट अगर आप देखें चार्ट्स पर तो एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बना है, उसका ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है। अगर आप कंपनी को देखें तो अगर आप इंडस्ट्रियल बैटरी को देखें तो ग्रोथ कहीं ना कहीं कम है, लेकिन एबिटा मार्जिन बहुत स्ट्रांग है कंपनी के। सिमिलरली डिफेंस एविएशन बैटरीज में भी ग्रोथ भी अच्छी है, मार्जिन, एबिटा मार्जिन भी बहुत अच्छे हैं कंपनी के। और इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स में एक डिसेंट ग्रोथ और डिसेंट एबिटा मार्जिन हमें देखने को मिल रहे हैं। मुझे लगता है चार्टिकली आप देखें तो एक डिसेंट ब्रेकआउट है। कई बार थ्रोबैक्स आते हैं, जब सिमेट्रिकल ट्रायंगल है किसी भी तरह के पैटर्न का ब्रेकआउट होता है तो थ्रोबैक्स आते हैं। थ्रोबैक कहीं ना कहीं इसके दोबारा ट्रेंड लाइन को छूते हैं। तो आप मान करके चलिए हो सकता है एक बार अभी 574 का भाव है और गिरावट पे 530 540 तक भी आए।
लेकिन 470 के पास स्टॉप लॉस रखे हैं। पहला टारगेट है 657, जो मुझे अभी इसमें दिखता है। मुझे पोजिशनली कम से कम लगता है 830 तक के भाव इसके अंदर देखने को मिल सकते हैं, और हो सकता है इससे भी बड़े लेवल इसमें देखने को मिले आने वाले समय में। जी। जब मूव आएगा तब हम इसको डिस्कस करेंगे विवेक जी। तीसरा स्टॉक है रामकृष्ण फोर्जिंग्स। आप देखें तो कहीं ना कहीं फोर्स कंपोनेंट्स हैं, ऑटोमोबाइल, रेलवे वैगन्स एंड कोचेस वगैरह के लिए इंजीनियरिंग पार्ट्स कंपनी बनाती है। सेकंड लार्जेस्ट फोर्जिंग कंपनी है इंडिया में। अगर आप कंपनी को देखें तो कहीं ना कहीं 58% डोमेस्टिक सेल्स है, 42% एक्सपोर्ट है, और 40% रेवेन्यू ऑटोमोबाइल से आता हुआ कंपनी का दिखाई देता है। जो जेएमटी ऑटो, जो कंपनी का ऑटो सेक्टर की एंसिलरी है, उसने बेसिकली क्या हुआ है कि दो और एंसिलरीज का इसके अंदर एमएपीएल और एमएमपीएल का मर्जर होता हुआ दिखाई दिया है। तो जो कैपेसिटी है ऑटो सेक्टर में वो 12,000 मेट्रिक टन पर एनम से बढ़ के करीब 33,000 के आसपास बढ़ती हुई दिखाई देगी। नेट डेट टू EBITDA मार्जिन आप देखें लोएस्ट 0.7 पर है, फाइनेंशियल ईयर 9 के आसपास। मैनेजमेंट का मानना है कि आने वाले 3 से 5 साल में 60% ऑटोमोटिव का और 40% नॉन ऑटोमोटिव सेगमेंट, जिसमें रेलवे सेगमेंट भी है, उसका मार्केट शेयर आता हुआ दिखाई देगा। तो मुझे लगता है आगे फोर्जिंग्स को बिल्कुल सर ध्यान में रखना चाहिए। बड़ा 811 के पास पर इसका बेस है। मुझे लगता है 1230 के टारगेट के लिए यहाँ पर पोजीशन बनाई जा सकती है। और चौथा और आखिरी स्टॉक में डिस्कस करना चाहूंगा HFCL। देखिए मैं लगातार कहीं ना कहीं टेलीकॉम सेक्टर में बुलिश हूँ। अभी देखिए टैरिफ हाइक नहीं हुआ है, बट मार्केट एक्सपेंशन दिखाई दे रहा है, और कहीं ना कहीं मार्जिन एक्सपेंशन भी टेलीकॉम कंपनीज में दिखाई दे रहा है। अगर आप देखें तो डाइवर्स टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर इनेबलर है ये कंपनी। कहीं ना कहीं टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, सिस्टम इंटीग्रेशन और मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई करती है हाई एंड टेलीकॉम इक्विपमेंट्स का, ऑप्टिकल फाइबर केबल वगैरह का। तो ये सारी चीजें HFCL में दिखाई देती हैं। अगर आप देखेंगे तो डिसेंट इन्होंने 140 करोड़ के लगभग कैपेक्स में इस साल में, लास्ट ईयर में एक्सपेंडिचर किया है। अगले 2 साल में 900 करोड़ का कैपेक्स और ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो टर्नकी प्रोडक्ट ऑर्डर बुक है 4000 करोड़ के आसपास की है, और इनको भी कहीं ना कहीं लगता है कि वोडाफोन का जो IPO आया था सक्सेसफुली, उससे कंप्लीट इकोसिस्टम में एक पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा और केपेक्स साइकिल इंप्रूव होगी। तो एक पॉजिटिव सेक्टर है, एक पॉजिटिव इंपैक्ट है टेलीकॉम सेक्टर के ऊपर। तो HFCL में मैं बुलिश हूँ। इसका जो प्रीवियस हाई था करीब 113 का, वो ब्रेक होता हुआ दिखाई दिया है। 172 का टारगेट है, 103 पर स्टॉप लॉस रख सकते हैं। बिल्कुल। तो शरद सर ने 3 कॉल तो 3 महीने के लिए ही बताई हैं कि HFCL और NBCC, और अगर हम HFCL दिसंबर तक के लिए है, बाकी 3 कॉल RK फोर्जिंग, HBL पावर और NBCC, ये 3 कॉल सितंबर तक रखनी है, यानी कि 3 महीने के टारगेट्स हैं, और HFCL में दिसंबर तक के टारगेट्स हैं। तो काफ़ी छोटी अवधि में बड़े रिटर्न्स मिल रहे हैं, और चारों ही काउंटर्स पर आप विद स्टॉप लॉस आप अपनी पोजीशन बना सकते हैं। शरद सर, आप हमारे साथ जुड़े, सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू विवेक जी, थैंक यू। इट इज ऑलवेज अ प्लेजर टू बी पार्ट ऑफ योर शो। थैंक यू विवेक जी। प्लेजर सर। तो फिलहाल इस शो को तो यहाँ पर ही विराम देते हैं, लेकिन 4 बजे हमारा खास शो मेरा सिर्फ मेरा सवाल, इसको देखना ना भूलें। इसमें आपको बताएंगे कि क्या कुछ आपको अपनी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग पर स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए। इस सिप से तो नींद टूटती है, लेकिन केवल जागना नहीं, आगे भी तो बढ़ना है। उसके लिए चाहिए एक और सिप। हर महीने छोटी छोटी रकम की इंस्टॉलमेंट यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से शुरू कीजिए निवेश। लेकिन पैसे बढ़ाने वाली कौन सी सिप आपके लिए रहेगी अच्छी? म्यूचुअल फंड सिप से जुड़े हर सवाल का जवाब मेरी सिप मेरा सवाल। सोमवार से शुक्रवार 4 बजे मिलेंगे हम सिर्फ मनी 9 पर।